हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और एनसीईआरटी में हिस्ट्री 11th क्लास और 12th क्लास की दोनों पढ़ा रही हूं। और आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने यहाँ नमक सत्याग्रह आदि ये सब हमने पढ़ लिया था। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के आपके क्वालिफाई करने में इस एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो जरूर वीडियो देखें और पूरी वीडियो अवश्य देखें लास्ट तक, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे नोट करें। और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए एनसीईआरटी, चाहे आपका पीसीएस आईएएस या नेट कोई भी एग्जाम हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। और अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। हालांकि गांधी जी को फौरन इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। और कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों विधियों में भी सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी, और अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का वक्त लग गया, और उन्हें एहसास भी होने लगा कि अब भारत छोड़ना ही पड़ सकता है। ठीक है, भारत छोड़ो सन 1942 में 9 अगस्त को शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया था। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उस समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का भी मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद भी नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर था, जैसा कि 1939 से, और 1939 से 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और पहला विश्व युद्ध था 1914 से, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक चला था ये। ठीक है, और दूसरा शुरू हो गया था 1939 से 45 तक जो चला था। तो जैसा कि 44 में जब समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकालने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के फासले को पाटने के लिए जिन्ना के बीच क्योंकि कई बार बात की। और 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में भी थी। और उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। तो कौन थे वायसराय? महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, वायसराय थे उस समय लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड वावेल। ठीक है, ये थे वायसराय यहाँ पे। और लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और यह सरकार जो थी वह सब भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में भी थी। जो उस समय वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड वावेल यहाँ के। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया। और ये भी थोड़ा सा हम देखते चलते, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक, ये देखिए कितनी औरतें भी हैं यहाँ पे, सब जुलूस से बीच में जो इतना भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और सतारा 1943। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछता है। 19वीं सदी के आखिर में जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था, और इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों और तूफान दलों
ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार यानी समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। कुंभी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली 17 प्रति सरकार सरकारी दमन और अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद यानी कांग्रेस सहमत नहीं थी, 1946 के चुनाव तक ये चलती रही थी। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित श्रेणी पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत भी प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग को राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1900 कब कैबिनेट मिशन आया? कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, ठीक है। और गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह भी प्रयास विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। ठीक है, 16 अगस्त 1946, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16 अगस्त 1946, ठीक है। 16 अगस्त 1946 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष होकर एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, ये पीछे नेट में पूछा जा चुका है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसके लिए अगस्त 1946 का दिन 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। तो उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत तक, पंजाब तक फैल गई थी। जो उत्तर प्रदेश, एमपी, ये कुछ हिस्से थे जो बीच के, जो इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय। तो संयुक्त प्रांत तक पूरा ये फैल गई थी। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को, कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों के ने जो रणनीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो, वो वाली अब नीति शुरू हो चुकी थी। दाई ओर ये देखते हैं कि दाई ओर हैं जवाहरलाल नेहरू, दाई ओर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ विचार विमर्श करते हैं महात्मा गांधी जी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये तीनों लोग हैं, बीच में महात्मा गांधी जी बैठे हैं। नेहरू और पटेल कांग्रेस के भीतर दो राजनीतिक प्रवृत्तियों, समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी को अक्सर इन दोनों समूहों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती थी। ठीक है। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। 47 में उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका प्रयास भी जब विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अब उन्हें एहसास हो गया था कि अब यहाँ टिकना बहुत ज्यादा दिन तक संभव नहीं है और इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। उन्होंने कह दिया स्वतंत्रता तो दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया गया था और उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। असेंबली के बाहर जो भीड़ थी, आखिरी बहादुराना दिन। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा गांधी नहीं थे। जो राजधानी में उत्सव हो रहे थे महात्मा गांधी, वे उस समय कहाँ थे? कलकत्ता में थी। और उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया न कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें देनी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान और भारत और पाकिस्तान, यह सब चीजें अलग थी। गांधी जी को एहसास भी नहीं था कि इस तरीके से बंटवारा होगा, तो उन्हें इस बात का बहुत ही दुख हुआ और बहुत पीड़ा हुई। वह एक अकाल्पनिक कीमत पर उन्हें मिली थी और उसका राष्ट्र विभाजन जो हो रहा था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार हो चुके थे। उनके जीवनी लेखक डी जी तेंदुलकर, क्या था? डी जी तेंदुलकर उनके जीवनी लेखक, ठीक है, ये थे, ये भी याद रखें।
और ने लिखा कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी थी। इच्छा के विरुद्ध उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है, जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के जो हालात रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा वहां जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी थी और बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी और कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे, गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा कि गांधी जी देखिए उनके विरोधी भी थे और उनके मत से बहुत से लोग सहमत भी थे, बहुत से असहमत भी थे। यह टकराव चलता ही रहा गांधी जी के पूरे जीवन में। तो पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वो वहां जाना भी चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दंगाग्रस्त गांव में जाते थे महात्मा गांधी 1947 में। ठीक है, और लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे, यानी पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन किस मुंह से वो जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वो मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि पूरे सालों में जिस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग करने वाले साबित हुए। फिर भी उनको यह विश्वास था कि बुरी जो घड़ी थी, जो समय था, वक्त था, वो बीत चुका है और भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने ये आशा भी जताई कि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, राजनीतिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भारत और पाकिस्तान, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे होंगे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज के समय में कितना यह सोच उस समय सोचते थे, लेकिन आज के समय में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ऐसा ये स्थिति आ चुकी है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं और इधर सरदार पटेल खड़े हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु एक प्रचलित चित्र लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता का रूप दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का चित्र है और नीचे सब लोग शोक सभा का है और यहाँ पे एक तरफ सरदार पटेल है, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिता के दोनों ओर खड़ा हुआ देख सकते हैं। मध्य में स्वर्ग में महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा था। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की
दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था 30 जनवरी, ठीक है। और उनके हत्यारे ने कुछ समय के बाद आत्मसमर्पण भी कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था और पुणे का रहने वाला। गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता रहता था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे थे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। और एक टाइम पे इसी टाइम पत्रिका ने उनका मजाक बनाया था। मत पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा है कि दुनिया जानती थी कि उसने उनकी यानी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और साधारण काम हो सकता है, ठीक है। गांधी को समझना, हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे गांधी जी को समझना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।